हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम पढ़ने वाले हैं महेश कुमार वर्णवाल लेटेस्ट एडिशन एनसीईआरटी सार भूगोल की। ठीक है, तो हम जान लेते हैं सबसे पहले कि भूगोल हमें क्यों पढ़ना चाहिए। अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो भूगोल का प्रीलिम्स में जो है वेटेज है 10 क्वेश्चन। ठीक है, प्लस 3 क्वेश्चन एनवायरनमेंट के आते हैं। एनवायरनमेंट को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पर्यावरण जो है हम बिना ज्योग्राफी के नहीं समझ सकते। सेकंड, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव या वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन, मैक्सिमम 7 से 8 क्वेश्चन आ सकते हैं। वही आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें कम से कम मैक्सिमम जो है मिनिमम तो 10-11 क्वेश्चन, मैक्सिमम 15 से 17 क्वेश्चन और लगभग 17 क्वेश्चन के आसपास एनवायरनमेंट आते हैं। यानी 30% जो क्वेश्चन पेपर है यूपीएससी के प्रीलिम्स का वो आता है काहे के एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी से। वही एमपीपीएससी में मेंस की बात करें तो 150 मार्क्स के आसपास मेंस में आता है। ठीक है, चलिए अब हम देख लिए हमने कि क्यों इम्पोर्टेंट है ज्योग्राफी पढ़ना। अब हम चालू करते हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का नाम है भारत की भौगोलिक अवस्थिति। भारत की भौगोलिक अवस्थिति। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। भारतीय सभ्यता व संस्कृति का विकास सिंधु घाटी सभ्यता से माना जाता है। कहाँ से माना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता से, है ना। अब सिंधु घाटी सभ्यता जो अपने विशाल साम्राज्य, व्यापार, सांस्कृतिक विकास व आर्थिक सफलताओं के लिए जानी जाती है। किस किस के लिए जानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता? विशाल साम्राज्य, व्यापार, सांस्कृतिक विकास व आर्थिक सफलताओं के लिए जानी जाती है। अब सिंधु घाटी सभ्यता का काल टाइम पीरियड हम जान लेते हैं। यहाँ पे बस इतना ही कि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, अब ईसा पूर्व और ईस्वी में अंतर नॉर्मली ये है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद वाले काल को हम ईस्वी कहते हैं, ईसा मसीह के जन्म के बाद वाले पहले वाले काल को हम कहते हैं ईसा पूर्व। ठीक है, यानी कि अभी जो कैलेंडर चलता है वो ईस्वी का चलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आज के 2024 साल पहले यानी जीरो ईस्वी से 2024 साल जो है वो ईस्वी है। इसके पहले वाले भाग को हम, इससे पहले वाले काल को हम कहते हैं ईसा पूर्व। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इसका नाम आर्यवर्त यानी भारत का नाम आर्यवर्त रखा गया। क्यों? क्योंकि यह आर्यों के नाम पर रखा गया है जिनका आगमन जो है मध्य यूरोप, जिस आप एटलस रखिएगा वहां पे लोकेट करिएगा। मध्य यूरोप में आल्प्स पर्वत श्रेणी है, वहां से कहा जाता है कि आर्यों का आगमन भारत में हुआ। उन्हीं के नाम पे जो है भारत का नाम आर्यवर्त रखा गया। ठीक है, इन आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर भारतवर्ष रखा गया। ठीक है, तो दो नाम हो गया, एक आर्यवर्त हो गया और एक भारतवर्ष हो गया। भारतवर्ष आर्य राजा भरत के नाम पर रखा गया, वहीं आर्यवर्त किसके नाम पर? आर्यों के नाम पर रखा गया। ठीक है, वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु नदी घाटी में था। कौन सी नदी? सिंधु नदी घाटी। सिंधु नदी को हम लोकेट कर सकते हैं यहाँ से लगभग यहाँ। ठीक है, यहाँ पे नदी घाटियों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो वैदिक आर्यों का निवास स्थान। ठीक है, अब वैदिक आर्यों का टाइम पीरियड हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के टाइम पीरियड को हम कहते हैं वैदिक काल। ठीक है, तो इसी टाइम जो है आर्य भारत आए। ठीक है, और प्रारंभिक निवास स्थान हम कह सकते हैं सिंधु नदी घाटी। सिंधु नदी घाटी। ठीक है, सिंधु नदी घाटी। इसके बाद जो है आर्य जो उत्तर वैदिक काल में भारत के नॉर्दर्न प्लेन यानी उत्तरी भारत में निवास करते हैं, जो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, सिंधु नदी घाटी में था आर्यों का प्रारंभिक निवास स्थान। ईरानियों ने इस नदी को हिंदू नदी कहा। किस नदी को? सिंधु नदी को उन्होंने क्या कहा? ईरानियों ने हिंदू नदी। और इसी आधार पर उन्होंने क्या कहा? भारत को जो है हिंदुस्तान कहा। किन्होंने? ईरानियों ने। ठीक है, ठीक है, ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा और वहां पे रहने वाले लोगों को हिंदुस्तान कहा। ठीक है, वहीं यूनानियों ने
यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस कहा और वहां रहने वाले लोगों को इंडियन कहा या देश को इंडिया कहा, उस भूभाग को इंडिया कहा। ठीक है। हिंदुस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग जो हुआ था 13वीं सदी में हुआ था। 13वीं सदी में किसने किया था? एक ईरानी इतिहासकार हैं जिनका नाम है मिन्हाज-ए-सिराज, मिन्हाज-ए-सिराज। ठीक है। वही यूनानियों का मतलब ये है कि ग्रीस, अभी वर्तमान में ग्रीस। आप देश एटलस रखिएगा, आप लोकेशन पे ध्यान दीजिए, ये बहुत जरूरी है। ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन, खासकर यूपीएससी में तो 4 से 5 क्वेश्चन, एमपीपीएससी में 1 से 2 क्वेश्चन जो है डायरेक्ट लोकेशन बेस्ड हो सकते हैं, है ना। तो हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले आर्यवर्त किसके नाम पे पढ़ा? आर्यों के नाम पे पढ़ा। जो क्या कहते हैं अपना भारतवर्ष किसके नाम पे पढ़ा? आर्य राजा भरत के नाम पे पढ़ा। वही ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदू कहा, हिंदू नदी में वाले क्षेत्र में रहने वालों को हिंदुस्तान कहा। उसके बाद जो है यूनानियों ने इंडस कहा, सिंधु नदी को इंडस कहा। क्या कहा? सिंधु नदी को इंडस कहा। इसी आधार पर इस भूभाग को उन्होंने इंडिया कहा। ठीक है। अब आओ स्थिति एवं विस्तार को समझ लेते हैं भारत के। ठीक है। ये एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित भारत विविधताओं का देश है। तो सबसे पहले भारत एशिया में कहाँ है? दक्षिण मध्य भाग में। ठीक है। कहाँ पे? दक्षिण मध्य भाग में भारत स्थित है। विविधताओं का देश है, यानी सांस्कृतिक विविधता, धार्मिक विविधता, जैव विविधता। ठीक है। ये सारी चीजें भारत में पाई जाती हैं। ठीक है। इसके चतुष्कोणीय आकार और अवस्थिति ने इसे विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की। ठीक है। इस देश के उत्तर में ऊंचे हिमालय पर्वत, मध्य में विशाल नदी द्रोणियां, उत्तर पूर्वी और दक्षिण में वनाच्छिद्र पहाड़ियां। देखिए इसको हम ऐसे समझ लेते हैं। देखिए भारत को 6 भौतिक भूभाग में बांटा गया। कितने भौतिक भूभाग में? 6 भौतिक भूभाग में बांटा गया। 6 भौतिक भूभाग में बांटा गया। पहला जो है हम कह सकते हैं हिमालयन माउंटेन, यानी हिमालय पर्वत, जो 3 रेंजेस में विभक्त है। कितने रेंजेस में? 3, है ना। हिमालय पहला जिसको हम कहते हैं हिमाद्री, हम आगे भी पढ़ेंगे इस डिवीजन को। हिमाद्री, इसको कहते हैं हम मध्य हिमालय। ठीक है। इसको कहते हैं हम क्या? शिवालिक। ठीक है। इसको हम कहते हैं शिवालिक। ठीक है। 3 रेंजेस में हमने बांटा है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हो गया हमारा सबसे ऊंचा हो गया हिमाद्री, फिर उससे कम ऊंचा हो गया ये मध्य हिमालय और सबसे नीचे का हिमाद्री। ठीक है। इसके बीच में जो दर्रे पाए जाते हैं उसी से जो है विदेशी आक्रमणकारी विदेशी लोग प्राचीन काल में भारत आया करते थे। ठीक है। अब हम जान लेते हैं। तो पहला तो हमने पढ़ लिया, पहला हमने पढ़ लिया हिमालयन माउंटेन। ठीक है। चेन ऑफ माउंटेन। ठीक है। ये 3 पैरेलल रेंजेस में है। इसके बाद है उत्तरी मैदान, जो हिमालय से निकलने वाली 12 मासी नदियों के जलोढ़ से गाद वालू मिट्टी से बना है, जो कि बहुत उपजाऊ है। तीसरा है हमारा डेजर्ट यानी रेगिस्तान। ठीक है। राजस्थान और खासकर राजस्थान और गुजरात वाले एरिया में। तीनों का। चौथा है अपना प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। पांचवा है हमारा पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट। ठीक है। पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट। और छठा है हमारा द्वीप समूह, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, है ना। फिर से हम समझ लेते हैं। पहले नंबर पे कौन है? हिमालयन माउंटेन। ठीक है। हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान दूसरा है। तीसरे पे है हमारा क्या कहते हैं रेगिस्तान मरुस्थल। ठीक है। चौथा है हमारा प्रायद्वीपीय पठार। पांचवा है हमारा पूर्वी व पश्चिमी घाट और छठे हैं हमारे द्वीप समूह। ठीक है। यही बात वहां लिखी है कि इसको हम भौतिक विभाजन से 6 मुख्य भूभाग में बांट सकते हैं। यह उत्तर में हिमालय पर्वत। ठीक है। अभी हमने बनाया था हिमालय पर्वत। उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश, यहाँ पे है हिंदू कुश। ठीक है। यहाँ पे जो है हिंदू कुश है। हिंदू कुश जो कि कहाँ पे है? अफगानिस्तान में। हिंदू कुश जो है अफगानिस्तान में है। उसके बाद उत्तर पश्चिम में, सबसे पहले उत्तर में हो गया हमारा हिमालय, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश और सुलेमान, जो कि हिमालय का ही पार्ट है,
जो हिमालयन माउंटेन का पार्ट जब ये दक्षिण में टर्न हो जाता है हिमालय पर्वत, तो ये सुलेमान और किरथर घाटी है। सुलेमान और किरथर इसी का पार्ट है, हिमालय का ही पार्ट है सुलेमान और किरथर घाटियां। तो उत्तर में हिमालय हो गया, ठीक है, उत्तर में हिमालय हो गया, उत्तर पश्चिम में अपना हो गया हिंदू कुश, है ना, उत्तर पश्चिम में हो गया हिंदू कुश और सुलेमान रेंजेस, ठीक है। अब उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियां, ठीक है, उत्तर पूर्व में क्या है, पूर्वांचल पहाड़ियां, ये भी हिमालय का ही पार्ट है। पूर्वांचल पहाड़ियों में पटकाई बूंद आता ही है, नागा हिल्स आता है, मिजो हिल्स आती हैं, ठीक है, ये जो है पूर्वांचल पहाड़ी है, ये भी हिमालय का पार्ट है। आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि हिमालय के कौन कौन से पार्ट हैं, विस्तार से पढ़ेंगे, आप चिंता ना कीजिए, ठीक है। उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियां व दक्षिण में विशाल हिंद महासागर है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, ठीक है, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप, इस पूरे भूभाग के आसपास वाले एरिया को हम कहते हैं भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में 7 देश हैं। कितने देश हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में 7 देश हैं। कौन कौन से हैं, हम इसको मैप के माध्यम से पढ़ेंगे, ठीक है। आप एटलस रखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि ज्योग्राफी एटलस से पढ़िए तो लोकेशन बेस्ड पे क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे, ठीक है। तो कौन कौन से देश हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं, एक तो भारत खुद, ठीक है, एक तो भारत पहले नंबर पे, दूसरे पे पाकिस्तान, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा है अपना नेपाल, चौथा है भूटान, पांचवा है बांग्लादेश, ठीक है, छठा है श्रीलंका जो कि यहाँ है श्रीलंका, और सातवां है लक्षद्वीप में, यहाँ पे है मालदीव, मालदीव, ठीक, मालदीव कहते हैं उसको, मालदीव, ठीक है। कितने, 7 देश जो है भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। पहला भारत, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा नेपाल, चौथा भूटान, ठीक है, पांचवा बांग्लादेश, ठीक है, छठा हमारा है मालदीव और सातवां है श्रीलंका, ठीक है ना। कुल कितने देश हैं, 7 देश हैं। फिर से हम याद कर लेते हैं कौन कौन से, भारत पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, ठीक है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आपने पढ़ा होगा कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वें स्थान पर, क्षेत्रफल यानी इसका क्षेत्रफल विस्तार कितना है। अगर भारत का आप पढ़ेंगे तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में भारत फैला हुआ है। तो हम क्रम से याद कर लेते हैं, बाकी 6 भी तो होंगे ना, 7वें पे भारत, तो 6 कौन कौन से हैं, पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा यूएसए, पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा यूएसए, चौथा है चाइना, पांचवा है ब्राजील, छठा है ऑस्ट्रेलिया और सातवां है भारत। कौन कौन से, फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम, रूस पहला, दूसरा कनाडा, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा चाइना, पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया और सातवां भारत। आप एटलस से याद करेंगे तो 1-2 बार में आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है, भारत अक्षांशीय एवं देशांतरी दृष्टि से क्रमशः उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट समझ लेते हैं उत्तरी गोलार्ध क्या है और पूर्वी गोलार्ध क्या है। मुझे उम्मीद है आप सबको बहुत सारी चीजें पता होंगी फिर भी, ठीक है। तो ये अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश रेखा 0 डिग्री जो पृथ्वी को लगभग आधे भागों यानी 2 भागों में विभाजित, 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, ठीक है। इसके उत्तर में और 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं, कितनी, 90 अक्षांश रेखाएं और होती हैं, ठीक है, और इसके दक्षिण में भी 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, कोई 181, 90 उत्तर में, 90 दक्षिण में, प्लस 0 डिग्री खुद, तो 181 हो गई, ठीक है। तो टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या 181। अगर सिर्फ रेखाएं पूछेगी, रेखाएं कितनी हैं, तो 179 है, क्योंकि 2 जो है ध्रुव यानी बिंदु के रूप में, एक 90 डिग्री जिसको हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, ठीक है, उत्तरी ध्रुव, और एक 90 डिग्री दक्षिण में जिसे हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो टोटल 181 अक्षांश रेखाएं हैं, जिनमें से 2 बिंदु के रूप में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो टोटल रेखाओं की संख्या हो गई 179। अब 0 डिग्री के उत्तर में स्थित भूभाग को हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध। 0 डिग्री विषुवत रेखा, इसको हम कहते हैं विषुवत रेखा।
और 0 डिग्री विषुवत रेखा के दक्षिण में स्थित भूभाग जो 90 डिग्री में फैला हुआ है, 90 डिग्री अक्षांश रेखा इसका विस्तार है, उसको कहते हैं हम दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। अब हम आगे चलते हैं कि पूर्वी गोलार्ध का मतलब क्या है, देशांतर रेखाओं का मतलब क्या है। चलिए अब हम समझ लेते हैं कि पूर्वी गोलार्ध का मतलब क्या है। ठीक है, ये पृथ्वी गोल तो स्पष्ट रूप से नहीं बन पा रही है वैसे, ठीक है, तो बन जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, ये होती है अक्षांश रेखा, हमने पढ़ा 0 डिग्री। इसी प्रकार से ऐसे ही 0 डिग्री एक और देशांतर रेखा होती है। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहती हैं, क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं देशांतर रेखाएं। ठीक है, देशांतर रेखाएं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है ना। तो इनकी संख्या टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या है 360। कितने टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या है 360, वही अक्षांश रेखाओं की संख्या थी 181। ठीक है, तो 360 देशांतर रेखाओं की संख्या है। ऐसे ही जिस प्रकार से 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसे हम 0 डिग्री विषुवत रेखा कहते हैं, वही 0 डिग्री एक देशांतर रेखा है। 0 डिग्री देशांतर रेखा है जो कि यूरोप में जो ब्रिटेन है, आप एटलस रखे होंगे तो आप लोकेशन पे देख रहे होंगे, यूरोप के ब्रिटेन देश में लंदन शहर है, लंदन शहर में एक ग्रीनिच जगह का नाम है, वहां से 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है, वहां से 0 डिग्री, इसीलिए इसे ग्रीनिच रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रीनिच रेखा। क्या कहते हैं, ग्रीनिच रेखा। तो इसके जिस प्रकार से 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर वाले भाग को हम कहते थे उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण वाले भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते थे, इसी प्रकार 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में स्थित भूभाग को हम कहते हैं पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, और पश्चिम में स्थित भूभाग को हम कहते हैं पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, आगे होगा। तो अब हम भारत की लोकेशन देखें तो ये 0 डिग्री यूरोप यहाँ कहीं स्थित है। ठीक है, वहीं एशिया यहाँ कहीं स्थित है, एशिया में भारत यहाँ है। तो आप खुद दिमाग लगा बता सकते हैं कि भारत जो है कहाँ पे है, भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और देशांतरी दृष्टि से देखें तो ये कहाँ पे है, पूर्वी गोलार्ध पे, क्योंकि यहाँ पे एशिया है, यहाँ पे भारत की लोकेशन है। तो आप देख सकते हैं कि 0 डिग्री के ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, और 0 डिग्री देशांतरी दृष्टि से देखें तो 0 डिग्री के पूर्व में स्थित है भारत अपना, तो इसे हम कह सकते हैं ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम इसको रफ कर लेते हैं। फिर से मैं आपको बोलना चाहूँगा, एटलस देखिए, लोकेशन आप मैप की कोई क्लास लेने की उतनी आवश्यकता नहीं है अगर आप डेली बेसिस पे आप इसको रेगुलर बेसिस पे पढ़ने लगें तो। ठीक है, अब हम यहाँ से आसानी से समझ सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का मतलब क्या हुआ, पूर्वी गोलार्ध का मतलब क्या हुआ। तो भारत अक्षांशी एवं देशांतरी अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में और देशांतरी दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि दक्षिण से उत्तर 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, अब आपको पता है कि ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है कि उत्तरी गोलार्ध में। हम ये कह सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक ये अक्षांश रेखाएं होती हैं, ये पृथ्वी पे आप समझ रहे होंगे कि अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो भारत का मुख्य भूभाग का मतलब किसको छोड़ के, द्वीप समूह को छोड़ के अगर देखा जाए तो अक्षांशीय जो विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। वहीं अगर देशांतरी विस्तार, ये अक्षांशीय जो विस्तार है वो हमारा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। ठीक है, वहीं अगर पूर्वी देशांतरी दृष्टि से देखा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। ठीक है, इसको हम फिर से एक मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। ठीक है, मैप ठीक ठाक बन जाए। ये भारत का मैप हो गया। ठीक है, तो चूंकि ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो अब हम समझ लेते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में जो अक्षांशीय विस्तार है वो कहाँ है।
तो यहाँ पे ये एक मुख्य भूभाग हो गया, ठीक है ना। तो ये 8 डिग्री 4 मिनट से कहाँ तक है, 37 डिग्री जो है 6 मिनट तक, इसको मिनट कहते हैं, इसको मिनट कहते हैं, ठीक है। अब अगर देशांतरीय विस्तार देखें, ये तो अक्षांशीय विस्तार हो गया, ठीक है, यहाँ पे ये अक्षांश रेखा हो गया। अगर हम देखें देशांतरीय विस्तार देखें तो ये चालू होता है 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से कहाँ तक, ये अरुणाचल प्रदेश में जो है 97 डिग्री 25 मिनट तक है, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे, उत्तरी गोलार्ध का मतलब समझा हमने, पूर्वी गोलार्ध का मतलब समझा, ठीक है। उसके बाद हमने भारत का विस्तार देखा, ठीक है, कि कहाँ से मतलब देशांतरीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी गोलार्ध से 97 डिग्री 25 मिनट। वहीं अगर हम अक्षांशीय विस्तार देखें तो ये था हमारा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ये मुख्य भूभाग का था। मुख्य भूभाग का मतलब इसमें हमने द्वीपों को ऐड नहीं किया था, जो कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। अगर हम द्वीप को ऐड कर लेते हैं, तो ये होगा भाई साहब अपने 8 डिग्री 7 मिनट से फिर वही उत्तर में जो है 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है। ये हमने पढ़ी। यदि हम भारत के द्वीप समूह को सम्मिलित करते हैं तब इसका दक्षिण में 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है और इसी प्रकार भारत को 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी अगर हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी ऐड कर लें तो 6 डिग्री 4 मिनट से फिर हम रेखा थोड़े दक्षिण से खींचेंगे, ठीक है। तो 6 डिग्री 4 मिनट से हम चालू करेंगे तो ये जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट तक, है ना। चलिए आगे हम समझ लेते हैं। भारत का उत्तरी बिंदु क्या है, इंदिरा कॉल, जिसको क्या कहते हैं, इंदिरा कॉल। और सबसे उत्तरी बिंदु उसी को कहेंगे ना जो सबसे ऊपर जो अक्षांशीय विस्तार है उसको कहेंगे हम। तो सबसे ऊपर जो अक्षांशीय विस्तार है वो 37 डिग्री 6 मिनट है। इस पे एक जगह का नाम है इंदिरा कॉल, ठीक है। इस बिंदु को हम इंदिरा कॉल कहते हैं, ठीक है, जो कहाँ पे स्थित है, लद्दाख में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, लद्दाख में। इंदिरा कॉल कहाँ पे स्थित है, लद्दाख। अगर अक्षांश बोले तो 37 डिग्री 6 मिनट पर, 37 डिग्री 6 मिनट पर। और दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, दक्षिणतम बिंदु है कैप कमोरियन अंतरीप, ठीक है, कैप कमोरियन अंतरीप। अंतरीप का मतलब ये है कि किसी भूभाग का एक छोटा पार्ट जब जल के मतलब जल वाले में निकले यानी छोटा भाग निकले तो हम उसको अंतरीप कहते हैं, ठीक है। तो आप आई होप आप समझ रहे होंगे। तो इंदिरा कॉल हो गया उत्तरी बिंदु, ठीक है, उत्तरी अक्षांश पे जो 37 डिग्री 6 मिनट पर स्थित है, लद्दाख में स्थित है। दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूभाग की बात हो रही है, क्योंकि मुख्य भूभाग के अलावा अगर आप देखेंगे तो दक्षिणतम बिंदु जो कहलाएगा वो इंदिरा पॉइंट कहलाएगा, ठीक है, इंदिरा पॉइंट। अगर हम अंडमान निकोबार द्वीप को भी जोड़ दो कि 2004 में डूब गया था, 2004 में एक बहुत बड़ी सुनामी आई थी, सुनामी के कारण डूब गया था। मुख्य भूभाग का जो है दक्षिणतम बिंदु है कैप कैमोरीन, जो कि कन्याकुमारी में है, ठीक है, जो कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। और अगर आप देखेंगे कि उत्तरी पॉइंट कौन सा है तो इंदिरा कॉल है, ठीक है, जो 37 डिग्री 6 मिनट पर स्थित है ना। अब हम आगे चलते हैं। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। ये पॉइंट क्या है, मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में, कहाँ पे, दक्षिण पूर्व में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, जबकि दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप समूह स्थित है, ठीक है। अब यहाँ पे हम मैप पे देख लेते हैं। देखिए ये है बंगाल की खाड़ी, भारत के पूर्व में स्थित है, ठीक है, और पश्चिम में स्थित है अरब की खाड़ी, ठीक है, पूर्व और पश्चिम में, ठीक है। यहाँ पे यानी बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम में यानी भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित द्वीप समूह है जिसका नाम है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, जो कि बंगाल की खाड़ी में है। वही अरब सागर में यानी भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक द्वीप समूह है जिसे हम लक्षद्वीप कहते हैं, जो कि अरब सागर में, ठीक है। दो हमारे द्वीप हैं, पहला है हमारा
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जो कि बंगाली की खाड़ी में है, ठीक है। वहीं हमारा दूसरा द्वीप है वो लक्षद्वीप है जो कि अरब की खाड़ी में है, ठीक है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जैसा कि मैंने आपको बताया था इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। अगर मुख्य भूभाग को छोड़ दें, मुख्य भूभाग का है कन्याकुमारी, ठीक है, कैप कैमोरीन, ठीक है। अब जो इंदिरा पॉइंट है जो दक्षिणतम बिंदु है वो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है, ठीक है ना। दक्षिण जो 6 डिग्री 45 मिनट 6 डिग्री 4 मिनट पे स्थित है, 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांशी दृष्टि से देखा जाए तो। अब जो मैंने बताया जैसे कि इंदिरा पॉइंट जो है 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया था, ठीक है। इस बिंदु को पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता है या पार्सल पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। भूमध्य रेखा से इसकी दूरी 876 किलोमीटर है। किसकी इंदिरा पॉइंट की जो दूरी है भूमध्य रेखा से यानी विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा से जो है अपना इंदिरा पॉइंट की जो दूरी है 876 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 876, है ना। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। देश की चतुर्दिशी अंतिम सीमा यानी छोर की बात करें तो सबसे पहले दक्षिणतम बिंदु, ठीक है। दक्षिणतम बिंदु अगर हम द्वीप समूह को शामिल करते हैं तो दक्षिणतम बिंदु क्या हो जाएगा? ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। ये अगर आप अक्षांशी रेखा की बात करें तो 6 डिग्री 4 मिनट है, ठीक है। अगर आप उत्तरतम बिंदु की बात करेंगे, ठीक है, उत्तरतम बिंदु की बात करें तो इंदिरा कॉल है, ठीक है, जो कि 37 डिग्री 6 मिनट पर स्थित है, ठीक है। 36 डिग्री 6 मिनट पर स्थित है इंदिरा कॉल जो कि लद्दाख में है, ठीक है। अगर आप पश्चिमतम बिंदु की बात करें तो गौर माता गुहार मोती यानी गुजरात में, ठीक है। पश्चिमतम बिंदु है गुहार मोती गुजरात में। पूर्वोत्तम बिंदु है किबुथु अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? किबुथु अरुणाचल प्रदेश में। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, ठीक है, अगर द्वीप को हटा दिया जाए तो कन्याकुमारी है, ठीक है, यानी कैप कैमोरीन है, ठीक है। हम इसको मैप में याद करते हैं, ठीक है। उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कॉल, ठीक है, जो कि लद्दाख है 37 डिग्री 6 मिनट पर, ठीक है। वहीं दक्षिणतम बिंदु अक्षांशीय दृष्टि से देखें तो हम 8 डिग्री 4 मिनट पर है मुख्य भूमि का। अगर मुख्य कैप कैमोरीन कन्याकुमारी, अगर मुख्य भूमि यानी द्वीप समूह को शामिल करते हुए देखा जाए तो अंडमान निकोबार का वह इंदिरा पॉइंट है जो 2004 की सुनामी में डूब गया था, है ना। अब इसके बाद अगर हम देशांतरीय दृष्टि से देखें पूर्व और पश्चिम में जो विस्तार है गौरमाता गुजरात पश्चिमोत्तर बिंदु है जो कि 68 डिग्री 7 मिनट पर है। वहीं पूर्वोत्तर का सबसे लास्ट का पॉइंट है उसको किबुथु कहते हैं, किबुथु यानी जो कि 97 डिग्री 25 मिनट पर स्थित है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अक्षांशीय एवं देशांतीय विस्तार का प्रभाव क्या क्या होता है, ठीक है। अक्षांशीय एवं देशांतीय दृष्टि विस्तार का प्रभाव क्या होता है, हमने पढ़ लिया है कि अक्षांशीय विस्तार क्या है और देशांतरीय विस्तार क्या है। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लगभग समान यानी 30 डिग्री के आसपास है। कितने डिग्री के आसपास? 30 डिग्री हुआ ना, क्योंकि ये 37 से 8 से यानी मुख्य भूमि से अगर हम देखें, मुख्य भूमि को छोड़कर द्वीप समूह से देखें तो ये 37 डिग्री यानी 6 डिग्री से लेके 6 डिग्री 6 डिग्री से लेके 37 डिग्री तक 30 हो गया, 30 डिग्री ये हो गया, ठीक है। ये अक्षांशीय दृष्टि से हो गया। अगर देशांतरीय दृष्टि से देखेंगे तो आप 68 डिग्री से 97 डिग्री तक, तो ये भी 30 डिग्री हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लगभग समान यानी 30 डिग्री, परंतु भूमि पर दोनों में विस्तार दूरी समान नहीं है क्योंकि दो देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर कम होती जाती है। ये बोल रहा है कि आप डिग्री के हिसाब से तो देख सकते हैं कि लगभग 30 डिग्री, किंतु इनका विस्तार जो है यानी किलोमीटर में अगर आप उनका विस्तार देखेंगे तो ये बिल्कुल अलग है, ठीक है। इसका कारण इन्होंने बताया है कि जो देशांतर रेखा है वो जब उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर या ध्रुव की ओर बढ़ते जाती हैं तो उनके बीच की दूरी कैसे, ये एक देशांतर रेखा है भूमि, तो दूसरी देशांतर रेखा है, ये ध्रुव हो गया उत्तरी, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो दूसरी देशांतर रेखाएं, ठीक है, ये होगी, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि बीच में सबसे ज्यादा इनका क्या होगा, फैलाव होगा, जबकि ध्रुव की ओर बढ़ते हुए इनका जो
लंबाई है, माने दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम होती जाएगी। क्या होती जाएगी? कम होते जाएगी। वहीं आप देखेंगे कि अक्षांश रेखाओं की जो बीच की दूरी है वो सेम रहती है, ठीक है, ध्रुव तक सेम रहती है, ठीक है, यही बात यही कही जा रही है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं हम। तो जबकि दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग सर्वत्र एक समान रहती है, ठीक है, हमने ऐसा पढ़ा है, ठीक है। हालांकि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी का अगर किलोमीटर में देखेंगे तो 111 किलोमीटर आता है, जबकि देशांतर में अंतर आ जाता है, ठीक है, कहीं 111, ठीक है, तो यही बात यही कही जा रही है। इसलिए भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार उत्तर से दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। यानी कि पूर्व से पश्चिम का विस्तार यानी देशांतरीय जो विस्तार है वो कम है, लगभग आप मान सकते हैं 2900 किलोमीटर के आसपास। कितना? 2900 किलोमीटर के आसपास। वहीं उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है वो ज्यादा है, यानी अक्षांशीय विस्तार ज्यादा है। कितने? 3200 किलोमीटर के आसपास। कितना? 3200 किलोमीटर। अभी एग्जैक्ट हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो यही बात यहाँ कही जा रही है। भारत की मुख्य भूमि का उत्तर से दक्षिण विस्तार पूर्व से पश्चिम के विस्तार से 281 किलोमीटर अधिक है, ठीक है। 200 अब अभी हम आगे पढ़ेंगे, 281 किलोमीटर आगे अधिक है, ठीक है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारत की मुख्य भूमि की आकृति चतुष्कोणीय है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव क्या होगा। अक्षांशीय विस्तार हम पढ़ चुके हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है द्वीप समूह को मिला के 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 7 मिनट तक है, ठीक है ना। अब हम पढ़ लेते हैं कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा, अब मैंने आपको बताया नहीं था पर 0 डिग्री एक विषुवत रेखा है, एक इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखा है। उसी प्रकार से जो है 23 डिग्री 23.5 डिग्री एक रेखा उत्तर में होती है, उत्तरी गोलार्ध में, एक रेखा होती है दक्षिण में। इसको हम कहते हैं कर्क रेखा, ठीक है। इसको कहते हैं मकर रेखा, ठीक है। कर्क रेखा और मकर रेखा ये दोनों 23.5 है, ठीक है, ठीक है। तो कर्क रेखा जो है भारत को जो है लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। जिस प्रकार से 0 डिग्री पूरी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उसी प्रकार भारत को अक्षांशीय दृष्टि से 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा का नाम है कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 होकर। आप अगर आपके पास मैप होगा तो आपकी इसकी लोकेशन देखिएगा, आपको 1-2 बार में ही ये याद हो जाएंगे। पहले नंबर पे है गुजरात, दूसरे पे है राजस्थान, तीसरे पे है मध्य प्रदेश, चौथे पे है छत्तीसगढ़, पांचवें पे है झारखंड, छठे पे है पश्चिम बंगाल, सातवें पे है त्रिपुरा और आठवें पे है मिजोरम। फिर से याद कर लेते हैं। पहले पे गुजरात, दूसरे पे राजस्थान, तीसरे पे मध्य प्रदेश, चौथे पे है छत्तीसगढ़, पांचवें पे है झारखंड, झारखंड में रांची से होकर गुजरती, पांचवें पे पश्चिम बंगाल, छठे पे है त्रिपुरा और सातवें पे है मिजोरम, ठीक है ना। 8 राज्य, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 ही राज्य हो गए, थोड़ी नंबर्स में गलती हो गई है ना। अब 23.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार है, ठीक है। अब हम कटिबंध के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। कटिबंध क्या होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 3 रेखाएं बनाते हैं हम अक्षांशीय। देखिए अक्षांशीय रेखाओं के आधार पर ही कटिबंध यानी भौगोलिक जो जलवायु है वो क्या है, ठीक है। तो हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है। एक मिनट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि कटिबंध कौन कौन से हैं, ठीक है। कौन से किस रेखा के बीच के कटिबंध को क्या कहेंगे, ये हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप खुद ही बता पाएंगे कि भारत जो है किस कटिबंध पे स्थित है। चलिए ठीक है, कहाँ पे बनाते हैं हम, यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है। एक हमने पढ़ा 0 डिग्री विषुवत रेखा, 0 डिग्री इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं, ये विषुवत रेखा हो गई। एक हमने पढ़ा 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखाएं की बात कर रहे हैं, इसी के आधार पे कटिबंध तय होते हैं। 23.5 डिग्री जो है ये हो गया हमारा कर्क रेखा, ठीक है। इसी प्रकार ये उत्तरी गोलार्ध है ना, ये अभी ये 0 डिग्री को उत्तर दक्षिण वाले भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, ये 23.5 डिग्री है, ठीक है। ये भी यहाँ पे भी इसको कहेंगे मकर रेखा, ठीक है। इस भूभाग में स्थित भूभाग को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसके बीच में भूभाग, इसको कहते हैं उष्ण कटिबंध। उष्ण का मतलब है आर्द्रता बनी रहे, कटिबंध का मतलब है जलवायु प्रदेश। उष्ण कटिबंध का मतलब आर्द्रता रहती है, गर्मी, ठीक है,
गर्मी भी रहती है, ठंड यानी मॉइस्चर होता है, सूर्य का प्रकाश क्या है, सूर्य का प्रकाश जो है सीधा पड़ता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, उष्णकटिबंध कहते हैं। इसलिए टेम्परेचर ज़्यादा होता है, क्योंकि सीधी सी बात है, लाइट जहाँ सीधी पड़ेगी वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा ही होगा, लाइट जहाँ तिरछी पड़ेगी वहाँ का टेम्परेचर, क्योंकि बड़े भूभाग को गर्म करना होगा तो वहाँ का टेम्परेचर कम होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद 0 डिग्री, 23.5 डिग्री, 0 डिग्री के उत्तर में 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री मकर रेखा। उत्तरी गोला मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा वाले भाग को हम कहते हैं, के बीच वाले भाग को कहते हैं उष्णकटिबंध, ठीक है। अब है ना, अब इसके उत्तर में स्थित होता है एक 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री की एक रेखा होती है जिसे कहते हैं उत्तरीय ध्रुव व्रत। उत्तरी ध्रुव, आगे हम पढ़ेंगे और पढ़ेंगे इसको, उत्तरी ध्रुव व्रत, ठीक है, 66.5 डिग्री, इसको हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव व्रत, है ना। यानी कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव व्रत यानी 23.5 और 66.5 डिग्री के बीच में स्थित भाग को हम कहते हैं उत्तरी, मतलब इस भी सॉरी 66.5 डिग्री का नाम है उत्तरी ध्रुव, इसके बीच स्थित भूभाग को हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है ना। उष्ण कटिबंध किसे, कर्क रेखा और मकर रेखा वाले भूभाग को उष्ण कटिबंध कहेंगे। वहीं 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 66.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव व्रत को हम कहेंगे शीतोष्ण कटिबंध। ये कटिबंध दक्षिण में भी पाया जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में भी पाया जाएगा, यानी 66.5 डिग्री यहाँ भी होगी, ठीक है ना। इसके बाद उत्तरी ध्रुव व्रत और ध्रुव के बीच यानी जो कि 90 डिग्री है, यानी 66.5 से लेके 66.5 से लेके 90 डिग्री के बीच वाले भूभाग को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, शीत कटिबंध, ठीक है। तो हमने 3 कटिबंध को समझ लिया है। कितने कटिबंध को, 3 कटिबंध को आप याद रखिएगा, ठीक है। कौन कौन से, एक तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले भूभाग को हम उष्ण कटिबंध में रखते हैं, ठीक है। वहीं हम 23.5 डिग्री यानी कर्क रेखा या मकर रेखा से 66.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव व्रत के बीच वाले भाग को हम क्या कहेंगे, शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। और इसके बाद 66.5 से उत्तरी ध्रुव यानी उत्तरी ध्रुव व्रत से लेके उत्तरी ध्रुव के बीच वाले भाग को हम क्या कहेंगे, शीत कटिबंध, ठीक है। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, कि 23.5 डिग्री उत्तरी यानी 23.5 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के मध्य उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार है, ठीक है, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा वाले, ठीक है। अब भारत देखा जाए तो भारत की जलवायु कैसी है, दोनों, क्यों, क्योंकि भारत की रेखा जो है, जैसा कि हमने पढ़ा कि जो भारत में है, छोटा सा मैप ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से। जो भारत है इसको बीच में कर्क रेखा बांटती है, लगभग बीच से कर्क रेखा बांटती है ना। तो कर्क रेखा जब बांटती है, ये 23.5 डिग्री हो गए, तो इसके नीचे वाला पार्ट तो उष्ण कटिबंध में आ जाएगा, इसके ऊपर वाला पार्ट जो, ठीक है, ऊपर वाला जो पार्ट है वो शीतोष्ण कटिबंध में आएगा, क्या में आएगा, शीतोष्ण कटिबंध, है ना। तो 2 कटिबंध भारत में पाए जाते हैं, ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, जिसका दक्षिणी हिस्सा उष्ण कटिबंध और यानी भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्ण कटिबंध और यानी कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित भूभाग जो है उष्ण कटिबंध में है, वहीं उत्तरी हिस्सा जो है उपोष्ण यानी शीतोष्ण कटिबंध में, ठीक है, या कोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध कहिए, उपोष्ण कहिए या कोष्ण कहिए, तीनों बात एक ही है। यानी शीतोष्ण कटिबंध 23.5 से 66.5 डिग्री यानी कर्क रेखा से उत्तरी ध्रुव व्रत के बीच स्थित है, ठीक है ना। तो कर्क रेखा के जो भारत जो है, कर्क रेखा के नीचे वाले भाग, भारत जो 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है, उसके नीचे वाले भाग को हम वो उष्ण कटिबंध में रखेंगे। वहीं कर्क रेखा के उत्तर वाले भारतीय भूभाग को हम कहेंगे शीतोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध या कोष्ण कटिबंध, ठीक है। आपको आई होप समझ में आया होगा। अधिक अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव दिन और रात की अवधि पर भी पड़ता है, ठीक है। अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव जो है दिन और रात की अवधि पर कैसे प्रभाव पड़ेगा, मैं आपको बता चुका हूं कि इसका सीधा संबंध है कि सूर्य का प्रकाश
कहाँ पे कैसा पड़ता है। तो जो उष्ण कटिबंध है वहां पे सूर्य का प्रकाश सीधे पड़ता है, वहीं शीतोष्ण कटिबंध पे जो है टेम्परेचर यानी रोशनी पहुंचने में यानी प्रकाश पहुंचने में एक तो समय लगता है और तिरछा पड़ता है। तो एक सीधा मतलब अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले जो मतलब अंतर कहाँ ज़्यादा होगा, क्योंकि तिरछी रोशनी पड़ेगी तो सूर्य का प्रकाश जो है लेट पहुंचेगा, यानी जो उत्तरी मतलब अक्षांश यानी जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो समय अवधि है, दिन की समय अवधि कैसी हो जाएगी, घटती जाएगी। क्यों घटती जाएगी? क्योंकि सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ता है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। अब इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। है ना, ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो यही बात ये कहा गया, केरल में सबसे छोटे व सबसे बड़े दिन 45 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, जबकि लेह में अंतर 5 घंटे का होता है। ये दिन और रात की अवधि पे इसलिए अंतर पड़ता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश का मतलब कोण क्या है, यानी अगर तिरछा पड़ रहा है तो टाइम लगेगा, और क्या कहते हैं, अगर सीधा पड़ रहा है तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा और सूर्य का प्रकाश में देरी नहीं होगी। ठीक है, विषुवत रेखा से काफी दूर पर स्थित भारत के उत्तरी भूभाग यानी जम्मू कश्मीर में सूर्य की किरणें अत्यंत तिरछी पड़ती हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, जैसे जैसे हम उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ेंगे सूर्य के प्रकाश के जो है सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ेगा, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ सूर्यताप कम मिलता है, यानी टेम्परेचर कम ही होगा सूर्यताप क्योंकि तिरछे पड़े। और शीत ऋतु में अत्यधिक ठंड पड़ती है, सीधी सी बात है। वैसे भी अगर आप देखेंगे तो शीत नॉर्मली गर्मियों में भी वहाँ ठंड पड़ती है, पर शीत ऋतु में भी वहाँ ठंड पड़ती है। ठीक है, अत्यधिक ठंड पड़ती है। इसके विपरीत भारत का दक्षिणी भाग केरल और तमिलनाडु राज्य विषुवत रेखा से काफी निकट है। यहाँ सूर्य की किरणें अपेक्षाकृत लंबवत सीधी पड़ती हैं और यहाँ पे सूर्यताप अधिक पड़ता है। इसके कारण यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा और जम्मू कश्मीर में टेम्परेचर कम होगा क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो है तिरछा पड़ेगा, एक ये हो गया, और विषुवत रेखा से दूरी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे देशांतरी विस्तार का प्रभाव। सबसे पहले अभी हमने जो पढ़ा अक्षांशी जो विस्तार का प्रभाव है, उसमें सबसे पहले दिन रात पर प्रभाव पड़ता है, टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है कि उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते हुए हम जाते हैं तो टेम्परेचर कम होते जाता है, और विषुवत रेखा की ओर बढ़ते हैं तो टेम्परेचर अधिक हो जाता है। इसका सीधा कारण है कि सूर्य का प्रकाश का कोण क्या है। अगर सूर्य का प्रकाश का कोण सीधा है तो टेम्परेचर अधिक होगा। ठीक है, दिन रात की अवधि कम होगी, सूर्य का प्रकाश जल्दी पहुंचेगा। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। अब देशांतरी विस्तार का प्रभाव हम समझ लेते हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, पूर्वी देशांतर आई होप आप समझ रहे होंगे पूर्वी देशांतर क्यों कहते हैं, क्योंकि एक 0 डिग्री देशांतर रेखा है जो कि ग्रीनिच रेखा भी कहलाती है, उसके पूर्व में स्थित हुआ को हम पूर्वी देशांतर कहते हैं और पश्चिम में स्थित हुआ को हम पश्चिमी देशांतर कहते हैं। तो भारत पूर्वी देशांतर में स्थित है, इसका हमने विस्तार भी पढ़ा था। ठीक है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर प्रयागराज इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है। ठीक है, इस देशांतर रेखा को भारत की मानक देशांतर रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यह कितने राज्यों से? भारत के 5। सबसे पहले हम समझ लेते हैं, आइए मैप के माध्यम से ही हम समझते हैं। सबसे पहले इसको रफ कर लेते हैं। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा, है ना, पढ़ने में। चलिए, इतने से काम हो जाएगा। हमने पढ़ा, ठीक है, कि जो है देशांतरी विस्तार अक्षांशी रूप से हमने पढ़ लिया है। अब देशांतरी रूप से पढ़ेंगे। एक 82.5 डिग्री है, कौन सा है? 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री की रेखा है। ठीक है, जो एग्जैक्ट तो नहीं पर सीधी रेखा है, पर यहाँ पे बन नहीं पा रही है। 82.5 डिग्री ये रेखा है, 82.5 डिग्री। ठीक है, ये रेखा है जो कि
मध्य प्रदेश से भी होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश से होकर उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर से होकर गुजरती है। ये एक देशांतर रेखा है। क्या है? देशांतर। इसी को हमने समय मानक रेखा माना है। समय मानक रेखा का मतलब है कि समय निर्धारित करने वाली रेखा। ठीक है, कि भारत, क्योंकि भारत का जो है अक्षांशीय विस्तार भी ज़्यादा है और देशांतरीय विस्तार भी ज़्यादा है। तो देशांतरीय विस्तार से अंतर ये होगा क्योंकि चूंकि भारत जो पृथ्वी है वो सूर्य का जो है पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करती है। कहाँ से? पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, सूर्य की परिक्रमा करती है। ठीक है, सूर्य की, है ना, सॉरी, सूर्य की परिक्रमा करती है। तो इसके कारण जो है जो सूर्य है वो पूर्व की ओर निकलता है। तो पूर्व की ओर निकलेगा, कहाँ निकलेगा? पूर्व, भारत के पूर्वी भाग पे सूर्य पहले निकलेगा। तो ये पूर्वी भाग पे हो गया। अब चूंकि यहाँ पे सूर्य पहले निकल जाएगा तो यहाँ पे समय और यहाँ पे समय, ठीक है, मैं अंतर करने के लिए, यानी हम इसको एक समान बनाने के लिए एक समय मानक रेखा 82.5 डिग्री हमने मानी है। अगर आप पूछेंगे कि और ऐसी कौन सी रेखा इंपॉर्टेंट, तो याद है हमने पढ़ा था 0 डिग्री ग्रीनिच रेखा, उसको भी विश्व की समय मानक रेखा कहा जाता है। विश्व में समय निर्धारित होता है उसको हम कहते, जो समय निर्धारित होता है वो उसके हिसाब से होता है। ठीक है, 0 डिग्री ग्रीनिच। और भारत में समय निर्धारित होता है 82.5 डिग्री यामोत्तर रेखा, या ना समय मानक रेखा। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। तो भारत में अगर पूछा जाए कि सबसे पहले, ठीक है, अब अभी याद आ रहा है कुछ, एक बाबा जी का, उन्होंने कहा था कि सबसे पहले कहाँ पे सूरज निकलता है। ठीक है, किसी बच्चे ने पूछा था, तो आइए इसका जवाब हम देख लेते हैं। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूरज, भारत में सूर्य उदय होता है सबसे पहले। क्यों? क्योंकि चूंकि सूरज के चारों ओर पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करती है। इसी कारण से जो सूर्य है जो पूर्व की ओर निकलता है। ठीक है, इसी यही कारण है कि विश्व में जो सूर्योदय का देश कहा जाता है, ठीक है, उसको वो जापान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जापान, क्योंकि यह पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। अब दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी तो नहीं, हम कहेंगे समय का अंतर। दो अक्षांश रेखा 4 मिनट होता है। कितना मिनट होता है? 4 मिनट होता है। जो दो अक्षांश रेखाएं हैं उनके बीच का जो, अगर आपको एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश तक देना मतलब ट्रेवल करना, तो 4 मिनट लगता है उसमें। तो कितना? 4 मिनट, है ना। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो ये बात यहाँ पे लिखी है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर प्रयागराज के निकट, ये देशांतर रेखा है। इसको हमने क्या माना है? प्रमुख यामोत्तर रेखा, देश की प्रमुख यामोत्तर या मानक समय रेखा माना है, या 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अक्षांश रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती थी, ये 5 राज्यों से। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश पहला, मध्य प्रदेश दूसरा, छत्तीसगढ़ तीसरा, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, मानक मध्याह्न रेखा, ठीक है, ये इंपोर्टेंट नहीं है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। ठीक है, 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। तो एक डिग्री देशांतरी, जो कि मैंने बताया कि दूरी तय करने में कितना मिनट लगता है? 4 मिनट का। कितना मिनट? 4 मिनट। ठीक है, 4 मिनट। तो मैंने आपको कहा कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को पार करने में लगने वाला समय कितना है? 4 मिनट। 4 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन है जिसको हम समझेंगे। ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, भारतीय मानक समय जैसे 82.5 डिग्री, तो भारतीय मानक समय रेखा कौन सी हो गई? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ग्रीनिच माध्य समय, ग्रीनिच यानी 0 डिग्री। कितनी डिग्री? 0 डिग्री। ग्रीनिच मीन टाइम या 0 देशांतर से 5 घंटे 30 मिनट आगे, यानी भारत का जो समय मानक रेखा है वो 0 डिग्री ग्रीनिच रेखा से 5.5 घंटे ज्यादा है। क्यों है? सीधी सी बात है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा हो गई, जैसे कि मैंने आपने, और भारत की समय मानक रेखा हो गई 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री हो गई। तो आप देखिए, मैंने आपको बताया कि दो देशांतर रेखाओं के बीच का जो दूरी है वो उसमें 4 मिनट का अंतर है। तो 82.5, पहले 82 का इंटू कर लेंगे, 4 दूनी 8 यानी 36 प्लस आधा प्लस दो जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि आधे डिग्री का भी काउंट करना पड़ेगा, यानी आधी दूरी, यानी
दो बीच की दूरी के 4 मिनट, और अगर आधा है तो उसमें 2 मिनट लगेगा। तो ये हो गया टोटल, सॉरी 8 328 330 330 को अगर हम घंटे में परिवर्तित करेंगे तो ये हो जाएगा 5 घंटे 30 मिनट। ठीक है, तो ग्रीनिच रेखा और भारत की समय मानक रेखा में अंतर कितने टाइम का हो गया, तो 5.5। इसका क्या मतलब हुआ, अगर मान लीजिए ब्रिटेन में कभी आप ऐसा करके देखिए, ब्रिटेन में मान लीजिए कि दोपहर के 12 बज रहे हैं, कितने, दोपहर के 12, तो भारत में कितना बजेगा, तो भारत में चूंकि भारत में पहले सूर्य उदय होगा वहां की अपेक्षा, तो हम प्लस करेंगे, तो 12 प्लस 5.5, यानी भारत में कितने बजेंगे, 5.5 बजेंगे। ठीक है ना, 5.5 बजेंगे। आई होप, अगर उदाहरण के लिए सिर्फ भारत की बात नहीं, और कहीं भी हम ग्रीनिच से काउंट कर सकते हैं कि कौन, अगर किसी पाकिस्तान की समय रेखा और कुछ होगी, तो वहां से अगर मान लीजिए 50 डिग्री है, ठीक है, किसी भूभाग की मतलब भूभाग का जो समय मानक या उत्तर रेखा वो 50 डिग्री है, ठीक है, 50 डिग्री और 0 डिग्री, तो इसका समय का पूछना है कि मान लीजिए यहाँ 1 बज रहे हैं, तो ये इस 50 डिग्री पे कितना बज रहा होगा, तो 50 इंटू हमने कर लिए 3, तो ये 150 हो जाएगा। ठीक है, इन्हें 150, अब चूंकि हमने पढ़ा, सॉरी 50 इंटू 4 करेंगे हम ना, 50, एक डिग्री का अंतर जो होता है 4 मिनट होता है, ये ना 200 को हम हावर में बांटेंगे, तो मान लीजिए यहाँ पे 1 बज रहा है, तो 3 घंटे 20 मिनट का अंतर होगा, कितने घंटे, 3, यानी यहाँ पे 4:20 हो रहे होंगे, यानी 50 डिग्री के कितने हो रहे होंगे, 4:20। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, भारतीय मानक समय के कारण भारत में घड़ियां सभी जगह एक ही समय रहती हैं। मैंने आपको बताया कि समय में डिफरेंस ना हो, इसलिए हमने प्रमुख या उत्तर रेखा 82.5 डिग्री माना, जो कि भारत को लगभग पूर्व मतलब कर्क रेखा तो अक्षांशीय दृष्टि से 2 भागों में बांटती है, वहीं 82.5 डिग्री देशांतर रेखा भारत को देशांतरीय दृष्टि से 2 भागों में बांटती है। ठीक है, तो पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय गुजरात कच्छ के तुलना में 2 घंटे पहले होता है। ठीक है, इसी प्रकार भारत का पश्चिमी बिंदु गौरमाता और पूर्वी बिंदु किबुथु में 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। इस दोनों स्थानों के बीच 120 मिनट का अंतर है, तो आप इसको निकाल लीजिएगा। ठीक है, कुछ देश ऐसे हैं जिनमें अधिक पूर्व पश्चिम विस्तार के कारण एक से अधिक मानक देशांतर रेखाएं हैं, यानी जो देशांतर भूभाग है, यानी उनका जो भूभाग है, कुछ देश ऐसे हैं जिनका देशांतरीय विस्तार ज़्यादा है। उदाहरण के लिए यूएसए, ठीक है, यूएसए हो गया, अपना कनाडा हो गया। ठीक है, कनाडा में तो 6 समय मानक रेखाएं हैं। ठीक है, यानी 82.5 जो हमने एक ही मानी है, क्योंकि हमारा जो देशांतरीय विस्तार ज़्यादा नहीं है। यूएसए भी लगभग 7 के आसपास, रसिया का सबसे ज़्यादा देशांतरीय विस्तार है, तो हम इसको मान सकते, इसकी लगभग 13 के आसपास क्या कहते हैं मानक समय रेखाएं हैं। संयुक्त अमेरिका में 6 समय कटिबंध है। ठीक है, 6 कटिबंध यूएसए में भी हैं, कनाडा में शायद 7 हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लास में समझ में आया होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अब जनसंख्या और भौगोलिक आकार की दृष्टि से हम पढ़ेंगे। वर्ष 2011 से अब तक भारत की जनसंख्या 121 करोड़ से अधिक हो चुकी है। ठीक है, कब से, 2011, लास्ट जनगणना 2011 में ही होनी थी, वो 2011 में हुई थी, अभी होनी थी 2021 में, पर अभी तक नहीं हो पाई है। ठीक है, तो भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ है। कितना है, 121 करोड़। ठीक है, जो कि विश्व की दूसरे नंबर पे है, पहले पे है चाइना। ठीक है, और अगर जनसंख्या की दृष्टि से प्रतिशत के आधार पर देखें तो ये विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। कितना है, 17.5%। भौगोलिक विस्तार अगर आप देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से तो 7वां है,
6 हमने पढ़ चुके थे। ठीक है, इसका क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यानी सब मिला के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार मिला के अगर हम उसको क्षेत्रफल में कन्वर्ट करते हैं तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व के स्थलीय धरातल का यानी भूभाग का 2.4% है। जनसंख्या की दृष्टि से हम दूसरे स्थान पर है, जिसमें विश्व की जनसंख्या का 17.5% भारत में निवास करता है। वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से हम 7वें स्थान पर हैं। जो प्रतिशत के आधार पर हम देखेंगे तो जो विश्व के भूभाग का 2.4% है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण इसकी वास्तविक दूरी 3214 किलोमीटर है, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, उत्तर से दक्षिण, और पूर्व से पश्चिम, ठीक है, 2933 किलोमीटर है। यानी अक्षांशीय विस्तार इसका है 3214 किलोमीटर, देशांतरीय विस्तार इसका है 2933 किलोमीटर। हम ये भी कह सकते हैं। भारत की व स्थल तटीय सीमा रेखा के बारे में पढ़ लेते हैं। भारत की स्थल सीमा रेखा अत्यंत विशाल है। ठीक है, कितनी स्थल सीमा रेखा, मतलब जो जल से नहीं टच होती है, यानी समुद्र से यानी हिंद महासागर टच नहीं होती है। इसकी स्थल सीमा जो है तटीय सीमा रेखा से दुगनी है। यानी स्थलीय सीमा रेखा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। कितना? 15,200 किलोमीटर जो है वो स्थलीय सीमा रेखा हो गई। तो इसका आधा जो है वो हमारी समुद्री सीमा होगी। ठीक है, अगर तटीय लंबाई हम देखें तो 6100 किलोमीटर, यानी मुख्य भूभाग, यानी द्वीप को छोड़ दें तो 6100 किलोमीटर हमारी तटीय रेखा हो गई। ठीक है, अगर द्वीप को जोड़ के हम निकालें तो ये 7516 किलोमीटर हो गई। ठीक है, द्वीप के बिना अगर तटीय रेखा देखें तो ये हो जाएगी 6100 किलोमीटर, और अगर द्वीप के सहित हम देखें तो 7516 किलोमीटर। ठीक है, 7516 किलोमीटर है ना। और वहीं हम इसकी स्थल सीमा रेखा देखें तो 15,200 किलोमीटर है। इसकी सबसे लंबी तट रेखा जो है अगर राज्य के तौर पे देखा जाए तो गुजरात है और गोवा है, और केंद्र शासित तौर पे देखा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे अधिक है। तो राज्य में अगर देखें तो सबसे ज्यादा है गुजरात की है और सबसे कम है गोवा की। ठीक है, सबसे छोटी गोवा की और सबसे ज्यादा गुजरात की। वहीं अगर तट रेखा में देखें, तट रेखा में हम देखें तो सबसे अधिक जो है वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अगर द्वीप को शामिल कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आप इसको देख लीजिएगा, लोकेट करिएगा, मैप में आपको लोकेट करना चाहिए। ठीक है, ये देखिए, आप देख रहे होंगे ये जो विस्तार है, ये स्थल है इसका 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, और जो समुद्र से टच होने वाला है भूभाग है वो है 6100 किलोमीटर। अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह को छोड़ दें, अगर उसको प्लस कर दें तो टोटल हो जाएगा 7500 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर। ठीक है, 7516 किलोमीटर। ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर इसकी तट रेखा देखा जाए तो मुख्य भूभाग में गुजरात है और सबसे छोटी है गोवा। वहीं अगर ओवरऑल देखा जाए तो हम अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कह सकते हैं। भारत का प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है। प्रायद्वीपीय भाग हम समझ चुके हैं, ये प्रायद्वीपीय भाग है। ठीक है, ये जो कहाँ है? हिंद महासागर की ओर, समझ लीजिए घुसा हुआ है, तो हिंद महासागर की ओर उभरा निकला हुआ है। ठीक है, इसे हम प्रायद्वीपीय भाग कहते हैं। ठीक है ना, उभरा हुआ है, जो हिंद महासागर के दो भागों में विभाजित कर, हिंद महासागर को दो भागों में विभाजित कर दिया इसने। इसी को हमने कहा अरब सागर, इसी को हमने कहा बंगाल की खाड़ी। ठीक है, भारत के पश्चिम दक्षिण पश्चिम में जो है, दक्षिण पश्चिम में है अपना अरब सागर, दक्षिण पूर्व में अपना बंगाल की खाड़ी। ठीक है, पूर्व में अपन कह सकते हैं। ठीक है, पूर्वी भाग को बंगाल की खाड़ी और पश्चिमी भाग को अरब सागर कहते हैं। यह प्रायद्वीप क्या होता है? ठीक है, प्रायद्वीप यानी जो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ, वह स्थल रूप जो तीनों ओर से जल से, तो भारत जो प्रायद्वीपीय भाग इसलिए कहते हैं क्योंकि तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है। यहाँ पे हो गया अरब सागर, यहाँ पे हो गया बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे हो गया हिंद महासागर। ठीक है ना। अब आगे हम समझ लेते हैं, भारत प्रायद्वीपीय आकार के कारण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तो दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। इस प्रकार यह तीन और समुद्र से घिरा है, हम समझ चुके हैं, पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, इसी प्रायद्वीपीय आकार के कारण भारत की तटीय सीमा जो है इतनी लंबी है। ठीक है, जिसकी अवस्थिति हिंद महासागर के मध्य में है। भारत की उत्तर पश्चिमी, उत्तरी, उत्तर पूर्वी सीमा नवीन वलित पर्वतों से है। हमने पढ़ा था कि हिमालय, ये आपका
हिमालय हो गया, हिमालयन माउंटेन हो गया, यहाँ हिंदू कुश हो गया, ठीक है, यहाँ पर सुलेमान हो गया, यहाँ की पूर्वी पहाड़ियाँ हो गई, पटकाईबुम, मिजो हिल्स, मिजो हिल्स, नागा हिल्स, ठीक है, ये सारी पहाड़ियाँ थी, हमने पढ़ा है, ठीक है। तो ये क्या है, नवीन वलित पर्वत है, नवीन वलित यानी फोल्डेड माउंटेन। इसका हम आगे पढ़ेंगे जब हिमालयन माउंटेन पे आए, तो वलित पर्वत कैसे बनते हैं, कौन कौन से मुख्य वलित पर्वत हैं, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है, इसके देखिए हमने पढ़ चुके हैं, ये इसका दक्षिण का भूभाग जो है उत्तर में चौड़ा है, इसका दक्षिण का भूभाग ये उत्तर में चौड़ा है। फिर दक्षिण जैसे जैसे हम समुद्र की ओर, हिंद महासागर की ओर बढ़ते हैं या विषुवत रेखा की ओर बढ़ते हैं, तो ये कहता होता जाता है, संकरा होता जाता है, ठीक है। यही बात यहाँ पे लिखी है कि इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण की ओर क्रमशः पतला होता जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे 22 डिग्री, ठीक है, 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश, है ना। सबसे अंतिम छोर पर भारत की मुख्य भूमि के अंतरीप का रूप ले लिया है, ठीक है। अंतरीप का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, समुद्र की ओर और मुख्य स्थली भाग का निकला हुआ संकरा या पतला भाग जो तीन ओर समुद्र से घिरा हो उसे अंतरीप कहते हैं, ठीक है। तो मुख्य भूभाग कौन सा है, कैप कैमोरीन है ना, कैप कोरिया, कुमारी अंतरीप या कन्याकुमारी भी कहते हैं। ये जो इसने जो है अंतरीप का मतलब यही है कि किसी बड़े भाग का एक छोटा भूभाग है, वो एक समुद्र में चला जाए, यानी समुद्र में निकला हुआ हो और तीनों ओर से जल से घिरा हुआ, तो हम उसको अंतरीप कहते हैं। आई होप आपको इस क्लास में अच्छा लगा होगा पढ़ के, ठीक है। थैंक यू, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई सजेशन हो तो दीजिए, बाकी आगे हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।